मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ट्यूसडे 23 जून 2020 है और लास्ट पे आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे लास्ट पे मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट के हवाले से पढ़ाया था। ये आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉमिसरी नोट के हवाले से। और आज हम इंशाल्लाह बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडी किसे बोलते हैं और हुंडी की तफसील जो है आपको यहाँ पे आज के लेक्चर में दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉमिसरी नोट यानी वादे के नोट को आपने तफसील से पढ़ लिया होगा, लिख भी लिया होगा और कोशिश करेंगे कि उनको फिर अपने वर्ड्स में साथ साथ लिखना भी शुरू कर दें। ठीक है, तो आज देखते हैं जी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है। ये आपको पेज नंबर 206 जो है नज़र आ रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हेडिंग नज़र आ रही है इस पर। ठीक है, तो बेसिकली जो है यहाँ से पढ़ने के से बजाय सबसे आसान डेफिनेशन जो है पेज नंबर उस पे दी हुई है, क्या कहते हैं 207 पे टॉप पे जो दी हुई है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है। इससे आपको पहले मैं पढ़ाऊँगा, फिर आपको जो है इसकी आसानी के साथ वापस चल के जहाँ से ये स्टार्ट हुए वहाँ से आपको फिर इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। हुंडी यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, आप अपने माइंड में ये तस्वर करें कि एक क्रेडिटर है, कर्जदार है, उधारी चीज़ें फ़रोख्त करने वाला है, और एक डेटर है जो उधारे पैसे ले रहा है या उधारी चीज़ें ख़रीद रहा है। तो दोनों आपस में इस लेन देन को किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख लेते हैं और उस पीस ऑफ पेपर पे उस मुल्क के हुकूमती जिसे कहते हैं टिकट्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, और उन दोनों उस पीस ऑफ पेपर पे क्रेडिटर के और डेटर के भी क्या हैं दस्तखत मौजूद हैं, और टिकट्स यानी स्टाम्प पेपर्स पे लिखा हुआ है वो ट्रांजैक्शन की रिटन एविडेंस। तो उस पीस ऑफ पेपर को एक तरह से क्रेडिटर की तरफ से लिखा, डेटर ने उसको एक्सेप्ट किया अपने दूसरे हाथों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप अपने माइंड में ये रखें कि एक क्रेडिटर है जिसने उधारा माल फ़रोख्त किया या उधार के तौर पे पैसे किसी टाइम के लिए दिए, और डेटर ने वो पैसे वसूल किए, ये उधारा माल ख़रीदा, और इसको तहरीरी शक्ल में लाने के लिए क्रेडिटर ने एक रिटन पीस ऑफ पेपर पे इसको लिखा, लिखने के बाद डेटर को भेजा, डेटर ने इसको अपने हाथों से एक्सेप्ट किया कि मैं यही पैसे जो है एक मखसूस टाइम जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर वापस करने का पाबंद हूँ। ठीक है, तो ये आप देखें बिल ऑफ एक्सचेंज के नीचे स्पेसिमेन भी दिया हुआ है, इसको भी मैं पहले यहाँ पे ही वजाहत कर देता हूँ कि ये किसने लिखा है, मिस्टर ए ने, और मिस्टर ए जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में एक तरह से क्रेडिटर है जिसको दूसरा नाम ड्रॉर भी कहा गया है। ठीक है जी, तो मिस्टर ए ने इसके ऊपर देख लें वो कॉलम भी बना हुआ है, उसने दस्तखत किया हुआ, ST का मतलब है साइन, दस्तखत करके जो है मिस्टर जी को भेजा। मिस्टर जी जो है बेसिकली डेटर है, मकरूज़ है, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में ड्राई कहते हैं। ठीक है जी, और फिर इसके बाद तीसरा शख्स इसमें बताया हुआ है पई। तो पई जो है मिस्टर ए यानी क्रेडिटर भी हो सकता है, या ए का कोई आगे कोई दूसरा नुमाइंदा, जैसे यहाँ पे एक्स बताया हुआ है, तो एक्स जो है इनकी इन 5000 रुपये की क्या करेगा, वसूली करेगा। तो अब हम वापस ऊपर चल के जो है जो सिंपल डेफिनेशन है उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, तो अब आपको ये समझ आ जाएगी आसानी के साथ इंशाअल्लाह ताला। देखें लिखा हुआ है जी, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हुंडी जो है या तबादले का बिल जो है ये एक गैर मशरूत तहरीरी हुक्मनामा होता है, ड्रॉन बाई ए क्रेडिटर, और ये किसकी तरफ से लिखा होता है, क्रेडिटर की तरफ से या सेलर ऑफ द गुड्स, अपॉन ए डेटर और परचेजर ऑफ गुड्स। ये किसके ऊपर लिखा होता है, किसके नाम लिखा होता है, मकरूज़ के नाम या अशिया की जो शख्स उधार के तौर पे ख़रीदारी कर रहा है, जिसको कहा गया है टू मेक पेमेंट ऑफ ए सर्टन सम ऑफ मनी ऑन डिमांड, कि आप इसकी अदायगी यानी डेटर इसकी अदायगी जो है तलब करने पे एक मखसूस अमाउंट जो उसके अंदर लिखी हुई है
जैसे नीचे 5,000 रुपये का हुंडी का एक स्पेसिमन दिया हुआ है, वही आप तस्वर कर लें कि क्रेडिटर ने डेटर को 5,000 रुपये की वापसी का के मुताल्लिक ये पीस ऑफ पेपर लिखा है। या आगे वर्ड है आर एट ए फिक्स्ड फ्यूचर डेट टू क्रेडिटर, या इन्हीं पैसों की अदायगी मुस्तकिल में एक तयन शुदा जो है, मिसाल के तौर पे हर महीने की 15 तारीख को डेटर जो है क्रेडिटर को इसके पैसे अदा कर दिए करे जब भी उधारा माल ख़रीदे। आर या थर्ड पार्टी, या इन पैसों की अदायगी क्रेडिटर के किसी थर्ड पार्टी को डेटर जो है इसकी अदायगी कर दे। तो ये मखसूस वर्डिंग से अब आपको ये क्लियर हो गया कि बेसिकली जो है ये किसकी तरफ से है। ये बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं, क्रेडिटर से डेटर के नाम है। अब वापस चलते हैं और क्या कहते हैं, जहाँ से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पहली डेफिनेशन FW मुलर के नाम से दी हुई है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग addressed by one person to another, signed by the person having it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or a determinable future time a sum certain in money to or to the order of a certain person or to the bearer। अगर इस FW मुलर की डेफिनेशन को गौर से देखें, लाइन बाय लाइन देखें तो बहुत ही आसान है। आपको कह रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज यानी एक जो हुंडी है या तबादले का बिल है, ये बुनियादी तौर पे एक गैर मशरूत तहरीरी हुक्मनामा होता है। ये एक शख्स की तरफ से दूसरे शख्स के नाम तहरीरी हुक्मनामा होता है और जिसके ऊपर जो है साइन होता है, और किसका साइन होता है, जो इसको दूसरे शख्स को दे रहा है, और जिसमें किस चीज़ की रिक्वायरिंग की जाती है, जिसमें एक शख्स को ये उससे तलब किया जाता है कि आप एक मखसूस अमाउंट फ्यूचर की तयन शुदा तारीख पे या फ्यूचर में डिटर्मिनेबल जो तारीख है, ठीक है, उस पे एक मखसूस अमाउंट जो है किसको अदा करे, क्रेडिटर को या क्रेडिटर के किसी मखसूस शख्स को, या जिसके कब्ज़े में वो दस्तावेज़ हो उसको डेटर जो है वो क्या करे, इसकी अदायगी कर दे। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेक्शन 5 के तहत जो है, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखें जी, इन डेफिनेशंस में जो आप पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, तो इनमें एक मखसूस वर्डिंग है, उसको लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, तो लाइन बाय लाइन ही एक्सप्लेन करने से आपको इसकी सही वजाहत होगी कि इसमें क्या कह रहा है, बहुत सी बातें कह रहा होता है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेक्शन 5 के तहत जो है कहता है कि एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये एक ऐसा आला है जो तहरीरी होता है, यानी ये तहरीरी दस्तावेज़ है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें किसी किस्म की शर्त आयद नहीं होती। साइन बाय द मेकर, यानी इसको किसने दस्तखत किया होता है, लिखने वाले ने, मेकर ने, तहरीर कुनंदा ने, या दूसरे लफ्ज़ों में क्रेडिटर ने। ठीक है, डायरेक्टिंग ए सर्टन पर्सन टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू, यानी इसमें किसको डायरेक्शन दी जाती है, किसको हदायत की जाती है, एक मखसूस शख्स को, और वो मखसूस शख्स डेटर होता है जिसको एक मखसूस अमाउंट पे करने के मतलब जो है उसको डायरेक्शन दी जाती है, उसको हदायत दी जाती है। या आर टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन, ठीक है, या इसकी अदायगी एक मखसूस शख्स जब भी ऑर्डर करे तो डेटर उस ऑर्डर को ओबे करते हुए वो पैसे अदा करेगा। आर टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके कब्ज़े में भी लास्ट पे ये वादे का क्या कहते हैं, हुंडी होगी, ठीक है, तबादले का बिल होगा, तो उसको डेटर जो है उस बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पैसे वापस करने का क्या होगा, पाबंद होगा। तो इस तरह की ये मखसूस वर्डिंग लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की, होपफुली कि आपको समझ आई होगी।
आगे चल के फिर अगले पेज पे आपको जो है वही क्या कहते हैं सिंपल डेफिनेशन दी हुई है जो अभी मैंने आपके सामने कोट की है। अब आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट है जी पार्टीज़ टू बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इसमें 3 तरह के लोग शामिल हैं, ड्रार, ड्राई और पेही। ठीक है जी। तो ड्रार कौन होता है? आप इसके आगे जो है पैरेंथेसिस में अपने पास नोट भी कर लें। ड्रार बुनियादी तौर पे क्रेडिटर होता है। द पर्सन हु ड्राज ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड गिव्स द ऑर्डर, ठीक है, एंड गिव्स द ऑर्डर इज़ कॉल्ड ए ड्रार, यूजुअली ए क्रेडिटर। सिंपल जो बात मैंने आपको पहले कही उर्दू में वही यहाँ पे आपको सिंपली समझा देता हूँ। बिल लिखने वाला कौन होता है? ड्रार होता है। बिल लिखने वाला क्रेडिटर होता है। वो नीचे आपको देख लें स्पेसिमन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस स्पेसिमन में आप देख लें कौन है ड्रार। ये देख लें मिस्टर ए, यानी ए जो है ड्रार है, क्रेडिटर है, इसने ये बिल जो है लिखा है। ठीक है जी। और अब आप दूसरी पार्टी हम पढ़ते हैं ड्राई। ठीक है, द पर्सन हु इज़ ऑर्डर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ कॉल्ड द ड्राई, यूजुअली द डेटर। इन अदर वर्ड्स, ये लफ्ज़ डेटर है, डेप्टर वर्ड्स नहीं है, ये डेटर वर्ड है। इसमें बी को साइलेंस किया जाता है, डेटर वर्ड है। इन अदर वर्ड्स, ही इज़ द पर्सन ऑन होम द बिल इज़ ड्रॉन। यानी डेटर जो है, यानी ड्राई जो है वो डेटर होता है। तो यहाँ आप देखें डेटर इस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है मिस्टर जी है कि मिस्टर जी ए के हुक्म के मुताबिक 5,000 रुपया जो है क्या करेगा? वापस करेगा। तो ए ने भी इसके ऊपर दस्तखत किया और बी जेड को भेजा, जी को भेजा और जी ने भी इसको इसकी पुश्त पे भी दस्तखत करके एक्सेप्ट कर लिया या इसके फ्रंट पे भी दस्तखत करके एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये 5,000 रुपया आफ्टर द डेट, ठीक है, जो इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, तो 60 दिन के बाद 60 डेज़ का मेंशन किए हुए, तो 60 दिन के बाद जो है मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। तो आप 15 अगस्त 2008 है, तो 15 अगस्त से 1 महीना, 15 अगस्त से 15 सितंबर 1 महीना और 15 अक्टूबर जो है 2 महीने पूरे हो जाते हैं। 3 डेज़ ग्रेस पीरियड भी जो है मिस्टर ए को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 16, 17 और 18 अगस्त तक जो है कानूनन मिस्टर जी जो है इसके वापसी का पाबंद होगा। ठीक है, तो 19 अगस्त को जो है मिस्टर ए जो है जो क्रेडिटर है फिर वो कोर्ट में भी जा सकता है अगर मिस्टर जी इसकी पैसे वापस न करे। तो 3 डेज़ ग्रेस पीरियड इसमें भी हुंडी में ऐड करने लाजमी होते हैं। ठीक है, तो तीसरा पर्सन है जी, आप देख लें पेई। ये आपको नज़र आ रहा है पेई। पेई जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। पेई में आपको कहता है द पर्सन टू होम द मनी इज़ टू बी पेड इज़ कॉल्ड द पेई। वो शख्स जिसको डेटर पैसों की अदायगी करे। द पेई मे बी समटाइम्स बी द ड्रार हिमसेल्फ। और पेई जो है ड्रार ख़ुद भी हो सकता है, यानी ए ख़ुद भी होगा या ए का कोई नुमाइंदा होगा, उसको भी पैसे दिए जा सकते हैं डेटर की तरफ से, या आगे ये नेगोशिएट होते होते, ट्रांसफ़र होते होते जिस शख्स के कब्ज़े में होगा, जो इसका बेरर होगा, जिसके पास ये तहरीरी दस्तावेज़ होगी, हुंडी होगी, तो फिर वो शख्स जो है पैसों की अदायगी वसूली करेगा। किससे वसूली करेगा? मिस्टर जी से वसूली करेगा। ठीक है जी, होपफुली कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब आपको आगे चल के कहते हैं अदर पार्टीज़ टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 तो आपने पार्टीज़ पढ़ ली, इसके अलावा 4 और पार्टीज़ भी कहता है जी। दी एक्सेप्टर, ये सिंपल सी बात आपको बता रहा है कि बिल को कौन एक्सेप्ट करता है। मैं चले पढ़ देता हूँ। द एक्सेप्टर, ठीक है, ये यहाँ से द एक्सेप्टर इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल बिफोर इट्स पेमेंट। द ड्राई इज़ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, ही साइंस ईदर ऑन इट्स फेस और ऑन इट्स बेक। यानी एक्सेप्टर वसूल क्या कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे कहें कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कबूल करने वाला। ठीक है, एक्सेप्टेंस देने वाला। ठीक है, कबूल कुनंदा जिन्हें डेटर होता है, जो अपने दस्तखतों से बिल ऑफ एक्सचेंज को
एक्सेप्ट करता है कि ये 5,000 रुपया 60 दिनों के बाद, यानी मिस्टर जी है इसमें एक्सेप्टर, ठीक है जी, ये हो गया, आपको क्लियर होगी। तो वो इसकी एक्सेप्टेंस इस जो स्पेसिमेन दिया हुआ है इसके फ्रंट पे किसी जगह भी जी अपना दस्तखत कर दे या इसकी पुश्त पे अपना दस्तखत कर दे, तो वो एक्सेप्टर हो गया। ये अदर पार्टीज़ में पहला है। अदर पार्टीज़ में दूसरी पार्टीज़ जो है द इंडोर्सर, जी, इंडोर्सर यानी आगे जो इसको इंडोर्स या ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन द ड्रॉर आर एक्सेप्टर who negotiate the bill to someone else by putting his signature on the back of the bill of exchange is called endorser। यानी डेटर और क्रेडिटर के अलावा, ठीक है, ये बिल जिसके पास मौजूद है, ठीक है, नेगोशिएट होके उसके पास आया, तो फिर वो क्या कहते हैं, इस बिल की इस कागज़ की पुष्ट पे दस्तखत करके किसी और को आगे इंडोर्स कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंडोर्सर होगा। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ए और जी के अलावा जो है ये आगे लाखों लोगों को इंडोर्स हो सकता है, हज़ारों 100 लोगों को इंडोर्स हो सकता है। बात समझ आ गई? यानी ट्रांसफ़र हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है, तो आप इसीलिए इनको नेगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ए और जी के अलावा जो है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी आप समझें, तो वो क्या होंगे, इंडोर्सर होंगे। फिर उसके बाद है जी थर्ड पार्टीज़ टू बिल ऑफ एक्सचेंज में, अदर पार्टीज़ में द इंडोर्सी, ये देखें आपको नज़र आ रहा है इंडोर्सी। द इंडोर्सी इज़ द पर्सन टू होम द बिल इज़ नेगोशिएटेड बाई द पेई आर होल्डर बाई वे ऑफ इंडोर्समेंट। यानी इंडोर्सी से मुराद ये है कि पेई यानी जो अदा कुनंदा था, जिसको पैसे वसूल होने थे, वो भी खुद पैसे वसूल नहीं कर रहा बल्कि दस्तखत करके आगे इसकी पुष्ट पे दस्तखत करके किसी और को इंडोर्स कर देता है, ठीक है, तो वो खुद क्या होगा, इंडोर्सी होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद फोर्थ जो है अदर पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज है द होल्डर। होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज द पर्सन हु इज़ इन पोजेशन ऑफ बिल। होल्डर ऑफ द पर्सन, जिसके कब्ज़े में लास्ट पे, जिसके कब्ज़े में, ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच, जिसके कब्ज़े में भी बिल मौजूद है, ठीक है, इन 60 डेज़ के अंदर अंदर, जो कि आपको नीचे स्पेसिमेन है उसको ही सामने, मिसाल को सामने रखें, तो जिसके पास भी वो बिल लास्ट पे है, तो वो क्या है जी, होल्डर है, होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ठीक है। एंड इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट, और जो हकदार है लास्ट पे जी से पैसे वसूल करने का, देयर ऑन फ्राम द दोज हु आर लायबल टू पे, ठीक है जी। यानी होल्डर से मुराद ये है कि पैसे बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएट होते होते जो है, लेट्स से टी, मिस्टर टी को ये मिल गया है, तो मिस्टर टी के कब्ज़े में है, वो होल्डर है, वो मिस्टर जी से 5,000 रुपये क्या कर लेगा, वसूल कर लेगा। होपफुली कि अब आपको अदर पार्टीज़ की भी समझ आ गई होगी। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का रिवाज जो है बेसिकली अगर आप पाकिस्तान में देखा जाए तो नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर और क्रेडिटर्स जो हैं करते हैं, उसके ऊपर स्टाम्प पेपर्स भी होते हैं, और फिर स्टाम्प पेपर्स पे के बाकायदा टिकट्स लगे होते हैं उन कंट्रीज़ के, तो क्रेडिटर के पास ये पड़ा रहता है। जैसे ये 60 डेज़ है, तो 60 दिन तक जो है मिस्टर ए के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा रहेगा, और 60 दिन के बाद जो है मिस्टर जी से ये पैसे ए वसूल करने का क्या होगा, हकदार होगा। लेकिन अगर मिस्टर ए को 60 दिनों से कबल पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, 15 दिनों के बाद ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो उसको बैंक में जाके डिस्काउंट करके बैंक से पैसे वसूल कर सकता है, जिसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी अगर 5,000 रुपये का ये बिल था, इसमें से 500 रुपये कटवा के 4,500 रुपया मिस्टर ए ने वसूल कर लिया, अपना 500 रुपया नुकसान कर लिया 15 दिनों के बाद, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, वो 60 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता। तो इस तरह 4500 रुपया लेके अपनी ज़रूरत को मिस्टर क्या कहते हैं ए ने पूरी कर लिया, और जब 60 दिन पूरे होंगे तो बैंक जो है मिस्टर जी से पैसे क्या कर लेगा, वसूल कर लेगा। तो इस तरह बैंक ने 500 रुपया कमा लिया इस तरह के अमल से, जिसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
अब इस तरह का रवाज जो है पाकिस्तान में नहीं है, यानी क्रेडिटर और डेटर का आपस में लेन देन हो और उनके पास क्रेडिटर के पास कोई पीस ऑफ पेपर हो तो वो मानसरा में जाके किसी हबीब बैंक से जाके कैश हासिल नहीं कर सकता। तो ये बात मैंने आपको समझानी थी। ये फ़ॉरेन में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन तो आपने देख लिया, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अगले पेज पे जो है आपको दिए हुए हैं जी सैलिएंट फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। फीचर्स क्या है मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला फीचर आपको इसमें यहाँ पे बताया हुआ है, कौन सा? रिटर्न। ये बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न होता है, ठीक है, ये ज़बानी नहीं हो सकता। दूसरा फीचर है एन ऑर्डर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे हुंडी आप बोलते हैं, ये ड्रॉर या क्रेडिटर की तरफ से ऑर्डर होता है, ये इसमें पे का ऑर्डर करता है, ठीक है जी, क्रेडिटर। अनकंडीशनल होता है, इसमें इस बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी किस्म की शर्त जो है क्रेडिटर की तरफ से किसके नाम? डेटर के नाम आयद नहीं की जा सकती, गैर मशरूत होता है। फिर उसके बाद जो है अगली जो है अगला फीचर जो है वो क्या है? ड्राई इज़ ए सर्टन पर्सन, यानी जिसके नाम ये बिल लिखा गया है तो ये किसी इंडिविजुअल के नाम भी लिखा जा सकता है, फर्म के नाम भी लिखा जा सकता है, कंपनी वगैरह के नाम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मकरूज़ एक अकेला भी हो सकता है, डेटर फर्म भी हो सकती है, डेटर कंपनी भी हो सकती है। फिर उसके बाद पाँचवीं इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है जी पे इज़ ए सर्टन पर्सन। पे जैसे इस मिसाल में आपने देखा, पिछली आपने जो पढ़ा वो कौन है? मिस्टर ए है या ए का कोई भी नुमाइंदा हो सकता है, जिसके पोजीशन में होगा इंडोर्स होते होते बेरर होगा तो वही क्या होगा? पे ही होगा। सर्टन सम, यानी कि इसके ऊपर एक मखसूस अमाउंट लाजमी लिखनी पड़ती है। पिछली मिसाल में आपको दिया हुआ है कि ये 5,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज है। साइंड बाय द मेकर ड्रॉर, इसके ऊपर जो है ड्रॉर अपना सिग्नेचर करता है, ठीक है, तभी इसको लीगल फोर्स मिलती है। लीगली ये एक्सेप्ट क्या होता है? एक तरह से कानूनी उसकी हैसियत बन जाती है। एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस अगली है फीचर, यानी इसको इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है ड्राई एक्सेप्ट करता है, वो फेस पे भी या उसके रिवर्स पे बैक पे भी दस्तखत करके अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर डेटर जो है वो क्या कहते हैं इन पैसों के देने का पाबंद तो होता है, दस्तखत नहीं करता तो फिर क्रेडिटर जो है कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता भी है बाज़ औक़ात। फिर उसके बाद जो है रेवेन्यू स्टैम्प्स, इसके ऊपर उस मुल्क के हिसाब से लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए रेवेन्यू स्टैम्प्स लगे होते हैं, और ये रेवेन्यू स्टैम्प्स जो हैं इसका एक एक्ट मौजूद है और वो रेवेन्यू स्टैम्प एक्ट 1899 है। जितनी मालियत का बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा होगा उतनी ही मालियत के इसके ऊपर रसीदी टिकट्स लगे होंगे, ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ जाए। पेमेंट जो है इसकी डिमांड करने पे भी हो सकती है, जब भी क्रेडिटर मांगे, ठीक है, कोई तारीख ना लिखी हो, जब भी वो मांगे 1-2 दिन के बाद भी डेटर देने के पाबंद होगा, या फ्यूचर की एक पहले से तयशुदा कि हर 15 महीने बाद आप हर 15 दिन बाद आप जो है इसके पैसे क्या करेंगे? वापस करेंगे जी। तो इसकी कापीज़ कितनी होती हैं? जो एक ही मुल्क के अंदर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हो, ठीक है जी, तो उसकी 3 कापीज़ होती हैं, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। द इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज हैव सिंगल कापी होती है जी, ये दुरुस्त कर लें। जो एक ही मुल्क में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हो, यानी मानसरा में ही दोनों जो हैं डेटर और क्रेडिटर रहते हैं तो वो उसकी एक ही कापी होगी। लेकिन अगर एक मानसरा का डेटर है और कोई क्रेडिटर जो है सऊदी अरेबिया का है तो फिर इसकी 3 कापीज़ होगी, ठीक है। द ड्राई मेक्स द पेमेंट ऑफ ओनली 1 कापी, ठीक है। तो ड्राई जो है उसकी अदायगी करने का क्या होता है? पाबंद होता है। सर्टेनिटीज़ में आपको क्या कहता है? द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट पोजेस द फॉलोइंग 5 सर्टेनिटीज़, यानी ये ऐसा भी हो सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की ये आखिरी फीचर आपको बता रहा है जी, कौन कौन इसका पोजेसर हो सकता है? द नेम ऑफ द ड्रॉप एक,
नंबर 2 द नेम ऑफ द ड्राई, नंबर 3 द नेम ऑफ पे, नंबर 4 सर्टेन सम ऑफ मनी, द ऑर्डर टू पे। अच्छा, इसमें बेसिकली आपको ये कह रहा है ये 5 चीज़ें, इसमें सारी पोजीशन की बात नहीं है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 चीज़ें इसमें एसेंशियल होती हैं। इसके ऊपर ड्रार का नाम होता है, ड्राई का नाम होता है, ठीक है, और पेई का नाम होता है, एक मखसूस रकम होती है और जिसमें अदायगी का हुक्म किया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक का ये मतलब था, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। नीचे आपको कहता है जी काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ। इसमें आपको कहता है 4 तरह की काइंड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ये आपको देखें टॉप पे नज़र आ रहा है। फिर बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फिर सी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और फिर डी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज यानी दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों, दोनों मानसरा से ताल्लुक़ रखते हों, ड्रार और ड्राई। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पाकिस्तान से, एक सऊदी अरब से, यानी डेटर पाकिस्तान से, क्रेडिटर सऊदी अरब से। तो ये प्लेस की बेस पे हुंडी होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज होगी, तबादले का बिल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऐसा गैर मशरूत तहरीरी दस्तावेज़ जिसमें पहली किस्म आपको बता रहा है डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें किसी किस्म की तारीख नहीं लिखी होती, सिर्फ ये लफ्ज़ लिखा होता है एट साइट, यानी जब भी ये डेटर को दिखाया जाएगा, डेटर उसको उन पेमेंट्स की अदायगी का क्या होगा, पाबंद। जैसे आज बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है और आज ही शाम को दोबारा जो है डेटर को दिखा दिया जाए कि भाई पैसे दे दें वापस, तो फिर वो आज ही पैसे वापस देने का क्या होगा, पाबंद होगा। इसमें डेट नहीं मेंशन। जब भी एट साइट का मतलब है तलब किया जाए, दिखाया जाए, ठीक है, डिमांड की जाए। और टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल सीधी सी बात है, जिसमें एक मखसूस टाइम लिखा होता है, 15 दिन है, महीना है, 2 महीने हैं, वगैरह वगैरह। तीसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये बता रहा है ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज जी। तो जो आपने स्पेसिमेन पढ़ा है वो ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन दिया हुआ है 5000 रुपये वाला। तजारती बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके मुताल्लिक मैं शुरू से अभी तक पढ़ा रहा हूँ, ये ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। आम तौर पे कारोबार में यही बिल इस्तेमाल होता है, ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर दूसरा है जी एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। अब एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है, ये मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर इसकी मैं वजाहत भी करूँगा, ठीक है। कि इसमें बुनियादी तौर पे क्रेडिटर जो है वो अपने किसी दोस्त अजीज़ कारब को जो है माली तौर पे जो है क्या करता है, उसकी मदद करता है, और वो अजीज़ दोस्त उसका बुनियादी तौर पे मफरूज़ होता नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के देता है डेटर को, मखसूस अपने दोस्त को, जिसको डेटर आर्जी तौर पे बना के डेटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो चले पहले आप पढ़ लें कि किस बिल ऑफ अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है। द अकोमोडेशन बिल is one which is drawn to enable a drawer to raise money. Usually this bill drawn for mutual financial accommodation of the drawer and dry. The bill is accepted by the dry without any valuable consideration. The bill is also known as fictitious bill, kite bill or wind bill. अब इसमें आप ये तस्वर कर लें कि ड्रार को भी पैसे चाहिए, ड्राई को भी पैसे चाहिए, ठीक है, दोनों को पैसे चाहिए। वो एक आर्जी तौर पे आपस में एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं कि और उसको ड्राई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और ड्रार के पास वो जब वापस आता है तो ड्रार उसको बैंक से डिस्काउंट करके अपने लिए पैसे भी हासिल कर लेता है, और उन्हीं पैसों में से अगर लेट्स से ड्राई को भी पैसे चाहिए, मकरूज़ को भी चाहिए, तो उसको भी दे सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कि एक क्रेडिटर अपने आप को ख़ुद बना लेता है और डेटर को कहता है कि आप इसके ऊपर दस्तखत कर दें और मैं बैंक से जाके इसके पैसे वसूल कर लेता हूँ। तो इस तरह कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, अजीज़ व कारब अपने किसी दूसरे दोस्त के लिए
आर्जी तौर पे फिक्टिशियसली मकरूज़ बन जाता है और वो उसको दुसाहत करके दे देता है, क्रेडिटर जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। तो होपफुली आपको एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की समझ आ गई होगी कि किसी दोस्त को माली तौर पे मदद पहुंचानी हो तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया जाता है और फिर वो बेरर ऑफ द बिल जो है, जो आर्जी तौर पे क्रेडिटर बना हुआ है, बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लेता है। ठीक है जी। तो इसको कहता है जी फिक्टिशियस या काइट या विंड बिल भी कहा जाता है। और आखिरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लीन बिल ऑफ एक्सचेंज में कहता है कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके साथ जो है क्या क्या किया जाए, बल्कि सुन लें, द बिल विच इज़ नॉट accompanied बाई द relative documents of title to the goods is called clean bill of exchange. In clean bill no shipping documents are attached. यानी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके साथ किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं होते या कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं होता। लेट से आप समझ लें कि बाहर के मालिक से अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं, बेरी जहाज़ की बिल्टी होती है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं होते, सादा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज में कहता है कि जिसके साथ जो है कहता है जी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच हो। मिसाल के तौर पे कौन से, सच एज़ बिल ऑफ लेडिंग यानी बेरी जहाज़ की बिल्टी की कापी लगी हो, वेयर हाउस कीपर्स रिसीट की कापी लगी हो, इस तरह के दीगर वोचर्स लगे हों तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि बाहर से जब चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं तो उसके साथ बिल ऑफ लेडिंग यानी बेरी जहाज़ की बिल्टी, वेयर हाउस कीपर्स रिसीट और दीगर और चीज़ें जो है अटैच होती हैं। ठीक है जी। तो इस तरह होपफुली कि अब आपको इसकी काइंड्स की समझ भी आ गई होगी कि बेसिस ऑफ प्लेस पे, बेसिस ऑफ टाइम पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे और ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे। लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है जी एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि पेज नंबर 209 पे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो 209 पे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए क्या बोलते हैं, जो एडवांटेजेस दिए हुए हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। और वो है, सबसे पहले है जी डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। पहला फ़ायदा इसका ये है कि किसको ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी दी हुई है ये एक तरह से क्रेडिटर को ये सहूलत है कि वो मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से जाके कुछ पैसे उसको दे के अपनी माली ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये पहला फ़ायदा है। इनकम फॉर बैंक, दूसरा फ़ायदा है ये बैंक के लिए इनकम का ज़रिया है। ठीक है जी। बैंक के लिए कैसे इनकम का ज़रिया है, जैसे 5,000 रुपये में से 500 रुपया काटा तो वो 500 रुपया बैंक का एक तरह से इनकम होगी। ठीक है जी। प्रमोट्स ट्रेड, जितनी ज़्यादा बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल होगा परचेज़र और सेलर के दरमियान तो कारोबार को फ़रोग़ हासिल होगा, कारोबार बढ़ेगा। प्रूफ ऑफ डेट, ये एक तरह से तहरीरी सबूत होता है कर्ज़ का, ठीक है, या उधारे माल का। ठीक है। श्योर पेमेंट ऑफ बिल, यानी डेटर लाजमी इसको एक्सेप्ट करता है, क्रेडिटर को दे देता है, तो लिहाजा पैसों की अदायगी श्योर हो जाती है। ठीक है, लाजमी हो जाती है। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी ये बेसिकली जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है, इसको आगे मुंतकिल किया जा सकता है। तो कारोबार में बहुत से लोग जो हैं क्रेडिटर होते हैं, तो फिर वही लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, क्योंकि वो ख़ुद बजाते खुद किसी और के डेटर भी होते हैं। फ़िक्स डेट ऑफ पेमेंट, इसके ऊपर जो है क्रेडिटर एक फ़िक्स डेट ऑफ पेमेंट डेटर के नाम लिख लेता है। डेफिनेट पीरियड, इसके ऊपर जो है एक डेफिनेट पीरियड लिखा होता है। ठीक है जी। और मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एडवांसेस सच एज कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, बिल्स आर डिस्काउंटेड फॉर डेफिनेट पीरियड एंड ए बैंकर नोज इन एडवांस व्हेन द मनी विल कम बैक, यानी इसके ऊपर एक मखसूस टाइम लिखा होता है और बैंक को मालूम होता है डिस्काउंट करते वक्त कि बैंक को ये उसके पैसे कब वापस होंगे। ठीक है। तो इस तरह डेफिनेट पीरियड से बैंक को ये क्लियर हो जाता है कि वो कर्ज़ा तो एक तरह से दे रहा है क्रेडिटर को, क्योंकि वो कर्ज़ की वापसी क्रेडिटर से नहीं फिर डेटर से लेगा।
फिर रिन्यूअल फैसिलिटी। जी, अब रिन्यूअल फैसिलिटी इसमें क्या है, इफ़ ऑन द ड्यू डेट द ड्राई इज़ अनएबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल, अगर लेट से 60 दिनों के बाद जो है फिर भी डेटर जो है इसके पैसे देने के काबिल नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, ये नई चीज़ है। ही कैन रिक्वेस्ट द ड्रॉर ऑफ द बिल फॉर इट्स रिन्यूअल, तो फिर डेटर जो है ड्रॉर से कहेगा आप काइंडली इसको क्या कर दें, रिन्यू कर दें, इसकी डेट एक्सटेंड कर दें। द क्रेडिट पीरियड इज़ एक्सटेंडेड एंड न्यू बिल इज़ ड्रॉन, तो इस तरह न्यू बिल जो है क्या हो जाता है, ड्रॉन कर दिया जाता है। तो इस तरह रिन्यूअल फैसिलिटी भी इसमें क्या है, मौजूद है। मज़ीद 15 दिन और मांग लेता है 60 दिन के बाद। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट एडवांटेज, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्रेडिट डीलिंग इज़ पॉसिबल थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज, द ट्रेडर कैन कमेंस एंड एक्सपेंड्स इट्स बिजनेस विद मिनिमम कैपिटल। यानी एक तरह से क्या कहते हैं, ये जितना भी क्रेडिटर है, जितना भी वो क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है, वो डेटर को दे रहा है, तो वो उसके लिए एक तरह से उसके अपने कारोबार को क्या है, एक्सटेंड करने की सहूलत बनता जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस से ए पर्सन कैन प्रोवाइड फाइनेंस टू नीडी पर्सन बाय ड्राइंग एकोमोडेशन बिल। जी, कोई भी ये बेस बुनियादी तौर पे एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की उसने बात की है कि कोई भी शख्स अपने आप को आर्जी तौर पे मकरूज़ बना के दस्तखत करके अपने किसी दोस्त को बिल दे देता है और बिल वो जाके बेसिक क्रेडिटर बैंक से डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गई आर्जी तौर पे। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी, जी ये एक तरह से क्या है, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड ईजीली एंड with minimum expenses from one place to another place through bill of exchange। यानी एक तरह से पैसे जो है ट्रांसफ़र करने का भी एक सहूलत ही है, किसके ज़रिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी, यानी रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ मुराद ये कि जो 5000 रुपये का बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, 60 दिनों के बाद जो है उसको वो पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेट से 10 दिन गुजरे थे, क्रेडिटर ने वो 60 दिनों वाले बिल ऑफ एक्सचेंज में 10 दिन के बाद जो है पैसे डिस्काउंट करवा लिए, 50 दिन रह गए, अब बैंक के पास वो बिल पड़ा हुआ है, तो 5 दिन और गुजरे तो बैंक को पैसों की और मज़ीद ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक उसी को स्टेट बैंक जैसे पाकिस्तान में हो या फिर सेंट्रल बैंक को भेज के रीडिस्काउंट करके अपनी ज़रूरत को पूरा करवा लेता है। तो इस तरह सेकंड टाइम जो है सेंट्रल बैंक जो है इसको रीडिस्काउंट करेगा, दोबारा हुंडी पे बट्टा लगाएगा, ठीक है। इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं, हुंडी पर बट्टा लगाना कमर्शियल बैंक की तरफ से। और सेंट्रल बैंक जब कर्जा दे बैंक को इस बिल पे, तो उसे रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं या हुंडी पे दोबारा बट्टा लगाना कहते हैं। यानी लेट से 5000 रुपये वाले पे 500 रुपया कमर्शियल बैंक ने काटा था, 200 रुपये सेंट्रल बैंक ने भी काट लिया, ठीक है जी। तो इस अमल को कहते हैं रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी। और उसके बाद अच्छी एक्सपेंशन इन बिजनेस ऑफ बैंक, जितने ज़्यादा बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में आएंगे, बैंक एक तरह से अपना कर्ज देता रहेगा डिस्काउंटिंग की शक्ल में, तो बैंक का बिज़नेस बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा है सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। जी, गवर्नमेंट के लिए कैसे सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट के रसीदी टिकट्स या स्टैम्प्स बिल ऑफ एक्सचेंज पे जितनी ज़्यादा लगती जाएंगी उतने गवर्नमेंट की वो रसीदी टिकट्स बिकते जाएंगे। जी, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या कहता है, द ड्राई ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन पे द अमाउंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट विद द कंसेंट ऑफ होल्डर एंड रिसीव रिबेट। यानी 5000 रुपये का जो बिल ऑफ एक्सचेंज की मिसाल चल रही है 60 दिनों की, लेकिन डेटर कहता है जी मैं आपको 4000 रुपये देना चाहता हूँ आज ही, यानी 4-5 दिनों के बाद ही। तो इस तरह ऐसी सूरत में क्रेडिटर जो है एक्सेप्ट कर लेता है, पैसे 5000 रुपये ले लेता है, तो वो अपने आप को कर्ज की अदायगी से फारग कर लेता है। तो इस तरह रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की सहूलत भी मौजूद है, ठीक है। अगला फ़ायदा है जी इकनॉमिक डेवलपमेंट का, जितने बिल ऑफ एक्सचेंज कंट्री में इस्तेमाल होंगे माइशत बढ़ेगी। फैसिलिटेट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स, यानी इसमें अदायगी और वसूली चाहे
लोकल करेंसी में हो या फॉरेन करेंसी में हो, दोनों में क्या हो सकती है, मुमकिन हो सकती है। फैसिलिटी फॉर परचेज़र, जो ख़रीदार है उसको उधारे अमाउंट ख़रीदने की क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए सहूलत मिलती रहती है। ये भी बड़ा फ़ायदा है क्योंकि आजकल सारा कारोबार ही इसी बेस पे होता है, क्रेडिट पे होता है। फैसिलिटी फॉर सेलर, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सेलर के लिए भी फैसिलिटी है कि वो अपना उधारा माल बेच के कुछ ज़्यादा पैसे उसमें रख के बैंक से पैसे डिस्काउंट की शक्ल में वसूल भी कर लेता है। तो होपफुली कि आज आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की समझ आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला कल आपको जो है क्या कहते हैं, चेक के हवाले से बताया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।